26 दिसंबर के दिन मनमोहन सिंह की डेथ हो गई है। एक ऐसे लीडर जिन्होंने बिना कुछ बोले अपना बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है हमारे देश पर, हमारे देश की इकॉनमी पर और भी कई तरीके से। तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर या बतौर प्राइम मिनिस्टर क्या क्या हुआ है इनके टाइम पर, इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, कौन कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं और साथ में इनके द्वारा कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सारे फैक्ट यहाँ पर देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे 92 ईयर्स ऑफ एज में इनकी डेथ हुई है 26 दिसंबर 2024 में। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 में, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 13th प्राइम मिनिस्टर थे। ये चीज़ याद रखिएगा। 2004 से लेकर 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ये बने थे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और गुरशरण कौर इनकी वाइफ का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन सी पोजीशन पर ये रहे हैं। तो सबसे पहले 1971-72 में ये इकोनॉमिक एडवाइज़र थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में। 1972 से 76 तक ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। फिर 1977 से 1980 तक सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। फिर 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और इस रूप में भी, आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1985 से 87 तक ये प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं। फिर उसके बाद 1990 से 91 एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर थे ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। मार्च 1991 से जून 1991 तक यूजीसी के चेयरमैन थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के। 1991 से 96 तक फाइनेंस मिनिस्टर ये थे भारत के। और फिर 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं। तो इन सारी भूमिकाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? तो पीछे हमने देखा 13th प्राइम मिनिस्टर थे ये भारत के। 2004 से 2014 तक भारत के पीएम रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी असम थी। ठीक है, 1991 से लेकर 2019 तक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यही रही है। 42nd यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन से नंबर के थे? तो 22वें थे 1991 से लेकर 1996 तक। 15th गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, ये चीज़ भी याद रखिएगा। 1982 से 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे, 15th गवर्नर थे। इन विच ईयर डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1987 में, जो कि भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड इन्हें दिया गया है 1995 में। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें 1993 और 94 दोनों साल दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर दिया गया इंडिया यूके अचीवर्स ओनर्स के द्वारा 2023 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत रिसेंट का है। और एक पद्म विभूषण का ईयर अच्छे से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट फ्रॉम 2019 टू 2024। पीछे हमने क्या देखा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? असम। और कब से कब तक? 1991 से 2019 तक थी। तो 2019 के बाद 2019 से 2024 तक राज्यसभा एमपी थे ये। तो इनके कौन से स्टेट से ये राज्यसभा एमपी थे? याद रखिएगा, राजस्थान से थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया? चेंजिंग इंडिया बुक मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई। एक इकोनॉमिस्ट से इनकी जर्नी शुरू हुई थी और एक पॉलिटिशियन पर जाकर ख़त्म हुई। तो ये जो जर्नी इनकी रही, इसी को इन्होंने डिस्क्राइब किया है इस बुक में, चेंजिंग इंडिया में। इसके अलावा और भी इनकी बुक्स हैं, जैसे कि अ डिकेड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियाज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एजेंडा फॉर द फ्यूचर। ये भी बुक्स इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? ये बुक अच्छे से याद रखिएगा, संजय बारू के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि इन्हीं के बारे में लिखी गई है। व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस एलपीजी? एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं, एलपीजी गैस नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये फुल फॉर्म है एलपीजी की। और ये 1991 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए थे। उस समय पर मेन भूमिका जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही थी, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय भारत के, और प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में लाई गई थी, जिसे एलपीजी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, 3 शब्दों से मिलकर बना है एलपीजी। लिबरलाइजेशन
मतलब उदारीकरण। उदारीकरण क्या था? अभी इससे पहले की जो भी हमारे पास पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा टाइट थी। टाइट इन दैट सेंस कि अगर कोई भी हमें पास करवानी है अपनी पॉलिसी तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे, बहुत सारे पेपर वर्क बहुत सारा होता था। तो उसको ईज़ी करना, थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा ईज़ी करना, ये किया गया। साथ में टैरिफ और या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे उनको कम किया गया। प्राइवेटाइजेशन दूसरा शब्द है जिसका मतलब होता है निजीकरण। निजीकरण मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथों से प्राइवेट हाथों में देना। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको आगे आने के लिए बढ़ावा देना, वो भी आएँ, नए नए बिजनेस स्टार्ट करें, देश की इकोनॉमी को थोड़ा आगे बढ़ाने में सरकार की हेल्प करें। सरकार अकेले कितना खर्च करेगी, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ की गई। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो सिर्फ देश के अंदर ज़्यादा चल रही थी उन्हें बाहर तक भी एक्सपेंड करना, ठीक है, उनका एक्सपेंशन करना। बाहर की कंपनीज़ को परमिशन देना कि वो हमारे देश में आके अपनी कंपनीज़ जो हैं या उनकी कंपनीज़ की ब्रांच जो है खोल सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं भारत में, पहले नहीं थे। 1991 से पहले हम देखते हैं तो विदेशी कंपनी भारत में थी ही नहीं। अभी देखते हैं तो विदेशी कंपनियों की भरमार है। रीज़न क्या है? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये एलपीजी रिफॉर्म क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल और जो रेगुलेशन है वो कम किया गया मार्केट से, ठीक है। हर चीज़ को पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। कोई भी हमें अभी क्या करते हैं, हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो हमें सरकार की परमिशन चाहिए या बहुत ज़्यादा पेपर वर्क चाहिए, बहुत लंबी प्रोसेस है। नहीं है, बहुत ईजी है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है अपना, हमें उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए, उनको अगर वो हमारे पास हैं तो हम बहुत इजीली शुरू कर सकते हैं, है ना। माइनर सी कुछ परमिशन लेकर अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर। पहले ये नहीं होता था, कुछ भी छोटा सा आपको प्राइवेट को शुरू करना है तो सरकार की परमिशन लगती थी। तो इस चीज़ को ईजी बनाया गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल और रेगुलेशन इसको कम किया गया। और जो भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ होती थी उनका ओनरशिप, उनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र की गई। जैसे अभी हम देखते हैं बैंकों का निजीकरण कर दिया जाता है ना। बैंक जो है प्राइवेट को बेच दी, या फिर हम देखते हैं एयरलाइन कंपनी कोई है उसको बेच दिया। तो ये चीज़ शुरू हो गई थी उस टाइम पर। गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींचना, गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट का काम क्या है? जो भी पॉलिसीज़ मेकिंग करना है, ये सब काम है ना सरकार का, कि पॉलिसीज़ बनानी है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करना है। लेकिन बिज़नेस भी सरकार ही करेगी तो फिर लोग क्या करेंगे, और फिर ग्रोथ कैसे होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि सरकार जो है वो प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा नहीं देखती है ना। सरकार जो जब काम करती है, गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है, प्रॉफिट कम रहता है उसमें, प्रॉफिट को कम देखती है, वेलफेयर को ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन जब प्राइवेट बिजनेस होगा तो वहाँ पर प्रॉफिट पर भी ध्यान दिया जाएगा, है ना। वेलफेयर नहीं होता प्राइवेट बिजनेस का, जो लक्ष्य होता है वो वेलफेयर नहीं होता, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट भी तो होना ज़रूरी है, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ की गई थी। ग्लोबलाइजेशन फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इंटीग्रेटिंग इंडिया विद द ग्लोबल इकोनॉमी। और ये 3 पिलर्स के साथ ही एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए भारत में, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में एक मेजर चेंज आया। नाउ मनमोहन सिंह का पहला टर्म जो था 2004 से लेकर 2009 तक का, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की गई इनके द्वारा, क्या क्या मेजर डिसीजन लिए गए सरकार के द्वारा। तो सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है, 2005 में इसको लाया गया था। इसके ज़रिए क्या भी होता है, रूरल हाउस होल्ड जो हैं, ठीक है, ग्रामीण एरिया जो है, क्योंकि इसमें देखिए नाम में ही क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो ग्रामीण एरिया में लीगल गारंटी प्रोवाइड की जाती है हर एक व्यक्ति को कि एक फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक, है ना। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर कम से कम 100 दिनों का रोज़गार सरकार के द्वारा गारंटी किया जाता है रूरल हाउस होल्ड में। इसके ज़रिए रूरल कम्युनिटी जो है वहाँ पर लिवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। फिर नेक्स्ट एक है बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसे भी 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन विद अ फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ये भी रूरल पॉपुलेशन के लिए था, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 में इसे इनेक्ट किया गया, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में हुआ ये भी, which declared education as a fundamental right for children between the age of 6 and 14 years. This made quality education accessible to every child in India. पहले ये जो right to education है, पहले ये fundamental right नहीं था, बल्कि पहले ये BPSP में मेंशन किया गया था। लेकिन फिर 2009 में एक्ट लाया गया और इसे
फंडामेंटल राइट के रूप में प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 21A में। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई UIDAI, जो आधार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आधार कार्ड के लिए अभी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे क्रिएट किया गया, इस बॉडी को बनाया गया, अथॉरिटी को बनाया गया टू क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर रेजिडेंट्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड रिड्यूस करप्शन इन वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इस इनिशिएटिव को भी शुरू किया गया टू ट्रांसफ़र सब्सिडीज़ डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स, ताकि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो करप्शन की वजह से बेनिफिट्स जिनको मिलने चाहिए उनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो प्रॉपर उन तक पहुंच पाए, इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये भी इनिशिएटिव तभी शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया 2004 से लेकर 2009 के इनके फर्स्ट टर्म में जो जो चीज़ें हुई, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। फिर अब 2009 से 2014 का जो दूसरा टर्म आया मनमोहन सिंह का, उस समय पर क्या हुआ, तो पहली चीज़ है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है। इंडिया का न्यूक्लियर आइसोलेशन जो था ना, इसके कारण ख़त्म हुआ। मतलब भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया अपना, तो उस समय पर दुनिया भर की कंट्रीज़ ने भारत को आइसोलेट कर दिया था, ये मानते हुए कि भारत ने कोऑपरेट नहीं किया पूरी दुनिया को और न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, जबकि ऐसा नहीं, ऐसा माना गया था ना कि सिर्फ 5 कंट्रीज़ हैं, उन्हीं के पास सिर्फ न्यूक्लियर पावर होगी, कोई और न्यूक्लियर एक्सेस नहीं करेगा। पर भारत ने फिर भी किया अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए। ठीक है, सिक्योरिटी को देखते हुए साथ में अपने डेवलपमेंट के लिए भी भारत ने ये चीज़ की, तो उसके बाद आइसोलेट कर दिया गया था भारत को। लेकिन ये सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ यूएस के साथ, जिसके बाद वो आइसोलेशन ख़त्म हुआ और यूएस और भारत के बीच में एग्रीमेंट में ये बोला गया कि न्यूक्लियर पावर तो भारत के पास भी है, लेकिन भारत उसका सिविल यूज़ ही करेगा। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए ही उसका यूज़ करेगा, किसी कंट्री के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा। और भारत ने वैसे भी सेल्फ डिक्लेरेशन किया हुआ है कि भारत अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में भारत ने बोला है ना कि हम कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है भारत की, कि कभी भी न्यूक्लियर पावर का पहली बार भारत यूज़ नहीं करेगा। अगर कोई भारत के ऊपर इस्तेमाल करता है न्यूक्लियर का, तो भारत रिटेलिएशन में उसका यूज़ करेगा, फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी मेंटेन की थी भारत ने। मनमोहन सिंह के सेकंड टर्म में 9% एनुअल रेट था भारत की जीडीपी का। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में ये फोर्स में आया था ये एक्ट, बाय प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन टू रिड्यूस हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। फिर आधार प्रोजेक्ट, वो भी इसी टाइम पर शुरू हुआ था। ये आइडिया किस बारे में था, टू प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके पहले टर्म में क्या था, UIDAI की स्थापना हुई थी, है ना। तो अब सेकेंड टर्म में आधार प्रोजेक्ट, ये आइडिया दिया गया था कि अब उस UIDAI के ज़रिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किस तरह से लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, इन विच ईयर डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको करना है 2014 में, 2006 में, 1997 या फिर 1987। किस साल इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसे इकोनॉमिस्ट, नेता और इंटेलेक्चुअल पर्सन जो हैं बहुत कम दुनिया को मिलते हैं, और अभी हमने खो दिया है, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। वो तो चले गए, लेकिन बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपना छोड़ कर गए हैं, तो बहुत कुछ उनसे सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। फ़िलहाल एग्ज़ाम के नज़रिए से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने कवर कर ली हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।